अभी तक अंग्रेजी कानूनों के पीछे पड़े हुए थे। पिछले 20 वर्ष से हर साल होली के दिन अंग्रेजी कानूनों की होली जलाते थे। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की जो वर्षगांठ होती है, क्विट इंडिया मूवमेंट, उस दिन अंग्रेजी कानून जलाया करते थे। मैं धन्यवाद दूंगा वर्तमान सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने 1,500 कानून खत्म कर दिए। दो 2014 के पहले 500 कानून खत्म नहीं हुए थे 55-60 साल में। हाँ, पिछले 9 साल में 1,500 खत्म हो गए। अब 1,500 खत्म हो गए तो 250 और बचे हुए हैं। इसलिए हमें पूरा भरोसा है इस वाले कार्यकाल में वो भी खत्म हो जाए। लेकिन जितने घटिया कानून अंग्रेजों ने बनाए, उससे भी घटिया कानून कांग्रेस ने बनाए। इसका एग्जाम्पल आपको मैंने दे दिया 1955 वाले नेहरू जी के सिटीजनशिप एक्ट का। आप गूगल कर लेना, किसी की नागरिकता कहीं हो आज तक? हाँ, नागरिकता मिल रही है। रोहिंग्या नागरिकता ले रहे हैं, बांग्लादेशी नागरिकता ले रहे हैं, नक्सली नागरिकता ले रहे हैं, अलगाववादियों को नागरिकता मिल रही। नागरिकता मिल तो रही है, यही क्या? तो कानून तो घटिया हो गए। तो इसलिए हमने 2024 का जो मेरा टारगेट है, अंग्रेजी कानून नहीं, 2024 का कांग्रेसी कानून। अब 2024 में मैं पूरे देश में घूम घूम के एक कांग्रेसी कानूनों में क्या कमी है उसके बारे में चर्चा करूंगा, संवाद करूंगा, और आशा करता हूं कि जब तक 2024 खत्म होगा तो 2025 से कांग्रेसी कानून भी बदलने शुरू हो जाएंगे, खत्म कानून शुरू हो जाएंगे। मैं क्या, और इसकी मैंने लिस्ट बनाई तो लगभग 50 कानून है टोटल। 50 महा घटिया कानून बनाए गए। लेकिन 50 तो फर्स्ट फेज में, उसमें से 25 कानूनों की हमने लिस्ट बनाई है। 5 कानून नेहरू जी के द्वारा, 5 कानून इंदिरा जी के द्वारा, 5 कानून राजीव जी के द्वारा, 5 कानून नरसिम्हा राव के, और 5 कानून मनमोहन सिंह। तो अब इन 25 कानूनों पे जनसंवाद शुरू कर रहे हैं। और सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोग भी फटाफट वीडियो फॉरवर्ड कर देते हैं। कई बार हम बोलते खंडवा में हैं और 1 हफ्ते के अंदर बात दिल्ली तक पहुंच जाती है। आशा करता हूं कि इन 25 कानूनों पे गंभीरता के साथ चिंतन होगा, गंभीरता के साथ इस पे आगे बात बढ़ेगी। अब सवाल फिर वही हो गया, ये जो धर्म की जय हो, यानी राम राज्य की स्थापना। राम राज्य की स्थापना मतलब धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इन चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्या धर्म की जय करने से अधर्म का नाश हो सकता है क्या? इन चारों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अधर्म का नाश। आप अधर्म का नाश करने के लिए कठोर कानून बनाइए, धर्म की जय होना अपने आप शुरू हो जाए। अधर्म का नाश करने के लिए व्यवस्था करिए, प्राणियों में सद्भावना शुरू हो जाए। अधर्म का नाश करने के लिए व्यवस्था करिए, विश्व कल्याण भी शुरू हो जाए। अधर्म का नाश मैं क्यों कह रहा हूं? एक बगीचे में आम के 10 पेड़ लगे हुए हैं। आम हो गया धर्म, उसमें 2 बबूल के पेड़ आ गए। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद बबूल बड़ा होगा तो आम को सुखाएगा कि नहीं सुखाएगा? सुखाएगा कि नहीं? और एक इसको नेचर से समझिए, आम के पेड़ को बड़ा करने के लिए आपको सिंचाई करनी पड़ेगी, खरपतवार की सफाई करनी पड़ेगी, गुड़ाई करना पड़ेगा, निराई करना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, जानवरों से बचाना भी पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। बबूल के पेड़ को बड़ा करने के लिए कुछ करने की जरूरत है क्या? वो आम के हिस्से का जो खाद पानी, उसी को खींच के खुद ही बड़ा हो जाए। अब बबूल का पेड़ आम के बगीचे से निकल जाए, ये ड्यूटी किसकी है? माली की। माली की है। ये आम के पेड़ की ड्यूटी थोड़ी है कि बबूल के पेड़ से लड़ता रहे। अरे आम का पेड़ बबूल के पेड़ से लड़ेगा तो हार जाएगा, उसका पत्ता फट जाएगा, क्योंकि उसमें तो कांटे हैं। आम का पेड़
के पेड़ से लड़ नहीं सकता, उसमें फल है, उसमें कांटे हैं, फल और कांटे लड़ेंगे, कांटे का कुछ नहीं होगा, फल खराब हो जाएगा। इसलिए आम के बगीचे में अगर कोई बबुल का पेड़ आ रहा है, उसको तत्काल निकालने की ड्यूटी किसकी है? माली। और जितना जल्दी निकालेगा उतना कम मेहनत करना पड़ेगा। अगर आम का पेड़ बहुत मजबूत हो जाएगा तब तक उसके कांटे टूट टूट के बिखर चुके होंगे, कई लोगों के पैर में चुभ चुके होंगे। आवश्यकता यह है कि जितने जल्दी हो सके उसको उखाड़ दे, और उखाड़ने के लिए ही माली को वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला सब मिलता है। समझ रहे हैं आप? गलत तो नहीं बोल रहा? कुछ चीजें ऐसी होती जो कही नहीं जाती, शब्दों को नहीं, भावनाओं को समझना पड़ता है। इस देश में सबसे पहले कानूनों को बदलने की जरूरत है। नशे को मैंने कहा, अगर नशा तस्करी बढ़ेगी तो राम राज्य स्थापित होगा क्या? घूसखोरी से राम राज्य आएगा? जमाखोरी से राम राज्य आएगा? ये अधर्म है ना, अधर्म का नाश करना पड़ेगा। अधर्म का नाश करने की ड्यूटी किसकी है? धर्म की नहीं है, अधर्म का। मैंने कहा ना, बबुल को पेड़ को उखाड़ने की ड्यूटी किसकी? माली की। ऐसे कठोर कानून बना के न्यायिक व्यवस्था को ठीक करके ही राम राज्य की स्थापना हो सकती है। इस देश में जिस पे काम नहीं हुआ, जिस पे जरूरत है, 80% समस्याओं को कानून के जरिए ठीक किया जा सकता है। कुछ लोगों को लगता है कि समाज बदलता है तो व्यवस्था बदलती है, ये सही बात है, लेकिन समाज के बदलने से व्यवस्था बदलने में 100 साल लगता है। और मैं कहता हूं, कानून को बदलिए, समाज भी बदलेगा, व्यवस्था बदल जाएगी। उदाहरण के लिए, हेलमेट पहनना हमारे लिए लाभदायक है ना? सबको पता है, अपनी जिंदगी बचती है। हेलमेट पहनने से किसी दूसरे का लाभ तो नहीं होता ना, खुद का लाभ होता है। आज ट्रैफिक का कानून खत्म कर दीजिए, कल से आपको सारे लोग बिना हेलमेट के नजर आएंगे। और कानून बना दीजिए कि जो बिना हेलमेट के मिला उसकी पूरी बाइक को ही हम स्क्रैप में डाल देंगे। कल से कोई बिना हेलमेट का मिलेगा क्या? सीट बेल्ट पहनने से अपना खुद का लाभ होता है। कानून खत्म कर दीजिए, सारे बिना सीट बेल्ट के नजर आएंगे। और कानून बना दीजिए कि जो बिना सीट बेल्ट का मिला उसकी गाड़ी जब्त, मिलेगी नहीं वापस। 500 तो 1000 नहीं, बनाइए कब गाड़ी मिलेगी नहीं, जाओ जाओ बिना गाड़ी के। कोई बिना सीट बेल्ट का घूमेगा क्या? अब आप ये बताओ, समाज पावरफुल हुआ या कानून? क्या पावरफुल हुआ? हमारे देश में सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, सब बोलते। सारी कथा, सारे धार्मिक चैनल, सारे धर्मगुरु, सारे आचार्य, सारे महामंडलेश्वर, सुबह से शाम तक कथा, हर जगह लिखा भी है, रामायण में लिखा है, सच बोलना चाहिए। झूठ खत्म हुई क्या? झूठ बंद हुई क्या? झूठी शिकायतें खत्म हुई क्या? झूठे मुकदमे खत्म हुए क्या? झूठी गवाही खत्म हुई क्या? नहीं। जानते क्यों? क्योंकि सच बोलना, झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना गंभीर अपराध नहीं है। जब FIR लिखा जाता है ना, उस पे नीचे एक अंडरटेकिंग ले लिया जाए। वकील साहब बैठे हैं तो अच्छी तरीके से समझेंगे। एक अंडरटेकिंग ले लिया जाए कि ये जितनी मैं शिकायतें कह रहा हूं ये सब सत्य है, और इसके लिए आवश्यकता पड़ने पे मैं अपना नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं, पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं, ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हूं। अभी टेस्ट कराना नहीं है, केवल अंडरटेकिंग लेना। झूठी गवाही बंद होगी कि नहीं? झूठी शिकायत बंद हुई कि नहीं? फर्जी मुकदमे कम हुए कि नहीं? अरे करोड़ों लोग फर्जी मुकदमे से परेशान, करोड़ों लोग फर्जी मुकदमों से परेशान, करोड़ों लोग झूठी शिकायतों से परेशान, करोड़ों लोग झूठी गवाही से परेशान। और करना क्या है? एक कानून बना दीजिए, एक अंडरटेकिंग ले लीजिए,
नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दीजिए। 750 जिले हैं, हर जिले में एक नार्को टेस्ट पॉलीग्राफ टेस्ट ब्रेन मैपिंग टेस्ट बना दीजिए। एक लैब बनाने की कीमत 1 करोड़, 750 जिले हैं, 750 करोड़, 750 करोड़ में पूरे देश में आपकी लैब तैयार हो गई। कानून बनाने की कोई लागत नहीं हो तो फ्री में बन गया। इतना करते ही, जैसे परमाणु बम चलाना नहीं होता, दिखाना होता है, ऐसे इतना करते ही झूठ खत्म हो जाएगी कि नहीं? काफी हद तक कम होगी कि नहीं होगी? जोर से बोलिए जरा। मात्र 1000 करोड़ रुपए खर्च करके भारत में बहुत बड़ा बदलाव किया जा सकता है, बहुत बड़ा बदलाव किया जा सकता है। इसलिए मैं कहता हूं, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। सोच बदलिए, देश बदल जाएगा। बेसिकली हमारी सरकारों ने कुम्हार से नहीं सीखा। सरकारों के लिए सबसे आदर्श अगर कोई व्यक्ति है तो कुम्हार है। कुम्हार मिट्टी कैसे, बर्तन कैसे बनाता है? पहले जाके मिट्टी को खोदता है, फिर मिट्टी को तोड़ता है, फिर उसमें खरपतवार की सफाई करता है, फिर उसकी गुथाई करता है ना? उसके बाद फिर उसको चाक पे रखता है। चाक पे रखने के बाद एक हाथ अंदर रखता है, एक हाथ बाहर रखता है, ऐसे बनाता है। कभी एक हाथ से देखा आपने कुम्हार को बनाते हुए? नहीं, 2 हाथ। एक्चुअली ये अंदर वाला हाथ शिक्षा व्यवस्था है, ऊपर वाला हाथ दंड व्यवस्था। शिक्षा ऐसी हो कि धर्म का जय करती रहे, और दंड व्यवस्था ऐसी हो अधर्म का नाश करे। शिक्षा में बताइए सच बोलना क्यों जरूरी है? आप कानून में लिख दीजिए झूठ बोला तो 20 साल सजा मिलेगी। शिक्षा में लिखिए अपना कायदे से रहना कितना फायदेमंद है, और कानून में लिख दीजिए सड़क के किनारे अवैध निर्माण किया, तुम्हारे बुलडोजर से गिराएंगे और बुलडोजर का डीजल भी तुमसे भरवाएंगे। कोई अवैध निर्माण करेगा क्या? जोर से बोलिए जरा। क्योंकि भय बिन होय न प्रीत, सत्य साध्यम समाचरे। अगर दुबई में अवैध निर्माण नहीं होता और दिल्ली में अवैध निर्माण होता है, तो ऐसा नहीं कि दुबई का शेख बहुत एक्सपर्ट है, बहुत बढ़िया प्रशासक है, नहीं। दुबई वाला कानून कठोर है, दिल्ली वाला कानून कमजोर है। अगर सिंगापुर में किसी नशा तस्कर की हिम्मत नहीं पड़ती गांजा लेके या अफीम लेके या भांग चरस लेके घूमने की, और भारत के हर स्कूल, कॉलेज, लॉ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज में कुड़िया पहुंच रही है, इसका मतलब सिंगापुर का कानून कठोर है, हमारा कानून घटिया है। तो दिक्कत ये हो रही है, एक तो कानून घटिया है, ऊपर से सजा भी नहीं मिलती। इतने घोटाले हो गए, और इतने बड़े बड़े घोटाले हो गए जितना तो कई देशों की अर्थव्यवस्था है। 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला, कई देशों की जीडीपी इतनी नहीं है, कई देशों का बजट इतना नहीं है जितना हमारे घोटाला। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, दुनिया के कई देशों का बजट इतना नहीं। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, और घोटाले कैसे कैसे? तेल घोटाला, दाल घोटाला, आटा घोटाला, चावल घोटाला, मसाला घोटाला, गैस घोटाला, 2G घोटाला, आकाश घोटाला, अगस्ता घोटाला, जमीन घोटाला, पेट्रोल घोटाला, डीजल घोटाला। कभी गूगल करिएगा स्कैम्स इन इंडिया, आपको पता चलेगा जीप घोटाले से होते होते जहाज घोटाला तक हो गया। किसी को आजीवन कारावास फांसी हुई क्या? हुई आज तक? आप लोग गूगल करना। अभी कुछ दिन पहले चाइना के एक कंपनी के जीएम ने वहां के ठेकेदार से 2 लाख युआन लिया था, फांसी दे दिया। अब दोबारा कोई ठेकेदार से पैसा मांगेगा कोई कंपनी का जीएम? बाकी तो छोड़ दीजिए, कुछ दिन पहले उसने अपने कानून मंत्री को फांसी दे दी।
दोबारा कोई मंत्री फिर माल पानी मांगेगा? और यहां आपको पता है कितने लोग परेशान हैं। लेखपाल जानबूझ के आपकी खतौनी का नंबर बदल देता है या पिताजी के नाम की स्पेलिंग बदल देगा, राम कुमार की जगह श्याम कुमार कर देगा, जिससे आप उसके पीछे चक्कर लगाते रहो, फिर माल पानी मिलेगा। थाने दलाली के अड्डे बने हुए, तहसील कमीशन खोरी का अड्डा बना हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्याय बिक रहा है। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं जहां भ्रष्टाचार नहीं है, ऐसा कोई जिला नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं है, ऐसा कोई थाना नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं है, ऐसी कोई तहसील नहीं जहां भ्रष्टाचार नहीं। और राम की धरती, कृष्ण की धरती, गौतम बुद्ध की धरती, महावीर की धरती, गौतम बुद्ध की, गोविंद सिंह की धरती। क्यों? सब कुछ तो है, तो क्या नहीं है? भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करने की जरूरत है। अगर हम राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं तो भारत में जस्टिस विद इन ईयर, यानी 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला होना शुरू हो जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। दुनिया के कई देशों में जस्टिस विद इन ईयर चल रहा है, 1 से 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला होता है। कनाडा में चल रहा है, फ्रांस में चल रहा है, जापान में चल रहा है, सिंगापुर में चल रहा है, कई देशों में चल रहा है। हमारे यहां 30 साल 40 साल। जौनपुर में एक मुकदमा चल रहा है चकबंदी का, 10 बीघे जमीन का, अभी तक वो सबसे लोअर लेवल पे है। चकबंदी अधिकारी के यहां चल रहा है। 1985 2024 आ गया, यानी 39 ईयर हो गए, 38 ईयर हो गए। 38-39 साल में भी जौनपुर में चल रहा है। वहां से फैसला होगा, चकबंदी अधिकारी के यहां से एसओसी के यहां जाएगा, एसओसी का फैसला होगा, फिर डीडीसी के यहां जाएगा, डीडीसी का फैसला होगा, फिर चकबंदी कमिश्नर के यहां जाएगा, चकबंदी कमिश्नर का फैसला होगा, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, फिर हाई कोर्ट का फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट में आएगा। ऑलरेडी 2nd जनरेशन मुकदमा लड़ रही है, इस स्पीड से 4th जनरेशन मुकदमा लड़ेगी। इस देश में जस्टिस विद इन ईयर आ जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 2% जीडीपी अपने आप बढ़ जाए। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो यहीं के व्यापारी 2% जीडीपी बढ़ा देंगे। उनसे माल पानी लेना थोड़ा बंद कर दिया जाए, उनको परेशान करना बंद कर दिया जाए।